ये बरस 2011 की पहली छमाही थी जब एक रोज तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी दिल्ली से भागे भागे नागपुर के संघ मुख्यालय पहुंचे हुए थे, तत्कालीन सरसंघ चालक मोहन राव भागवत से मिलने की खातिर। क्योंकि उन दिनों गडकरी एक ऐसी मुश्किल में फंसे हुए थे जिससे उन्हें सिर्फ और सिर्फ भागवत ही उबार सकते थे। ये मुश्किल थी सुषमा स्वराज और उमा भारती की वो दुश्मनी जिसने गडकरी को उस वक्त एक ऐसे धर्म संकट के मोड़ पर लाके फंसा दिया था कि गडकरी किस ओर आगे बढ़े उन्हें समझा नहीं रहा था। और इसीलिए उस रोज केशव भवन के भीतर गडकरी ने भागवत को समस्त परिस्थितियों से अवगत कराते हुए ये समझाने की कोशिश की कि किस कदर भावी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सर पर हैं और वो उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी के भीतर दोबारा शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल और अड़चन बनकर खड़ी हुई हैं सुषमा स्वराज। वो भी इस हद तक कि लगातार ये धमकी दे रही हैं कि अगर उमा की भाजपा में दोबारा वापसी हुई तो वो हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगी। ध्यान से सुनिए, सुषमा स्वराज ने नितिन गडकरी से 2011 में स्पष्ट रूप से कहा था अगर उमा को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दोबारा दी गई तो वो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा हमेशा के लिए त्यागपत्र दे देंगी। अगर आप सियासी तौर से जरा भी जागरूक हैं तो आपके जहन में इस वक्त दो सवाल कौंधने चाहिए। अव्वल तो ये कि आखिर सुषमा स्वराज को उमा भारती से इतनी दिक्कत क्या थी। भाई, उमा से ऐसी कौन सी नफरत थी सुषमा को कि उनके भारतीय जनता पार्टी के भीतर आने भर से सुषमा इस कदर बेचैन हो गई थी कि इस्तीफे तलक की धमकी दे रही थी। और दूसरा सवाल यह कि जब गडकरी ने भागवत को इन तमाम परिस्थितियों से अवगत कराया तो उसके बाद हुआ क्या। तो अब उसके बाद हुआ क्या ये तो हम बाद में बताएंगे। पहले चलते हैं आपको पहले सवाल की ओर, यानी उमा भारती से सुषमा स्वराज को ऐसी कौन सी समस्या थी जिसके चलते किसी भी कीमत पर सुषमा उमा को भाजपा में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो देखिए, आपके जहन में उमड़ते घुमड़ते इस सवाल का जवाब तो छिपा हुआ है उन प्रसंगों में जिन प्रसंगों ने बरस 2004-05 में भारतीय जनता पार्टी के भीतर उमा भारती की पहली पारी का पटाक्षेप किया था। ये वही प्रसंग थे जिनका भारतीय जनता पार्टी के पटल पर प्रादुर्भाव हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के सियासी संन्यास के ऐलान से। क्योंकि जैसे ही वाजपेयी ने बरस 2005 के बंबई अधिवेशन में अपने सियासी संन्यास का ऐलान किया था, तत्काल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली कोटरी में बैठने वाली नंबर 2 पहत में एक दूसरे का पत्ता काट आगे निकलने वाला सत्ता का संघर्ष शुरू हो चुका था। और ऐसी परिस्थितियों में D4 यानी ये जो दिल्ली कोटरी के 4 बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 पहत के, इनकी नजरें सबसे पहले टिकी उन 4 अलग अलग बड़े सूबों में जिन सूबों में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं और भाजपा के ही नेता वहां पे मुख्यमंत्री के पदों पे बैठे थे। क्योंकि दिल्ली कोटरी में नंबर 2 पहत के नेताओं को लगा कि उनके रास्ते में सबसे पहले अड़चन यही 4 सूबों के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मसला क्या था कि इन 4 सूबों में सबसे पहला सूबा था गुजरात, जहां बैठे हुए थे मोदी, जिन्हें निपटाने के चक्कर में तो वाजपेयी खुद निपट गए थे, तो उन्हें तो हटा नहीं सकती थी ये दिल्ली कोटरी। फिर आता था राजस्थान, वहां बैठी थी वसुंधरा, उनके सर पे भी भाजपा के बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत का वरदहस्त था, तो उन्हें भी नहीं छुआ जा सकता था। फिर आता था छत्तीसगढ़, वो इतना छोटा सूबा था और इतना नया नया बना सूबा था कि वहां मुख्यमंत्री के पद पे बैठने वाला आदमी कभी भी भाजपा की दिल्ली कोटरी में बैठने वाली इस D4 के रास्ते में आगे आएगा ही नहीं, इतना भरोसा था इस D4 को। फिर आता था मध्य प्रदेश, जहां बैठी थी उमा, जो लोकप्रियता और राष्ट्रव्यापी छवि के मसले पर भाजपा की दिल्ली कोटरी की समूची D4 बिरादरी पर भारी, बहुत भारी नजर आती थी। खास तौर से हुबली तिरंगा विवाद से बरी होने के बाद जिस कदर उमा की निकाली गई तिरंगा यात्रा को दक्षिण भारत से रिस्पांस मिल रहा था, उससे कहीं ना कहीं उस वक्त देश की मीडिया में ऐसा माहौल भी बनने लगा था कि भाजपा को अटल आडवाणी के बाद कौन का जवाब मिलने लगा है।
और इसी टेक पे, इसी एक खबर पे कि भाजपा को अटल आडवाणी के बाद कौन का जवाब मिलने लगा है, उमा के भीतर भाजपा की ये जो D4 बिरादरी है, दिल्ली कोठरी में बैठने वाली नंबर 2 पहत के 4 नेताओं की कोठरी, ये पूरी की पूरी उमा के खिलाफ लामबंद हो गई। और इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर उमा के लिए लगातार असहजता पैदा होने लगी। भाजपा के ही नेता उमा के खिलाफ बयानबाजियां करने लगे, भाजपा का संगठन उमा का साथ देने से इंकार करने लगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन उमा से खिंचने लगा। अच्छा, उमा में मुश्किल क्या थी कि उमा जनप्रिय तो थी, मगर उमा को सियासत की वो महीन तहें समझ नहीं आती थी, जहां सियासी हथकंडों का जवाब सियासी तिकड़मों से दिया जाता है। उमा सीधा सीधा भिड़ जाती थी सबके सामने। यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली कोठरी में बैठने वाली इस सियासी चौकड़ी के खिलाफ कोई सियासी पैंतरा आजमाने के बजाय उमा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जाकर भिड़ गई। याद ही होगा आपको वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का वो मंजर, जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आडवाणी के समक्ष खड़े होकर उमा भारती लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता उनके खिलाफ बयानबाजियां करते हैं, उनके खिलाफ ऑफ द ब्रीफिंग खबरें छपवाते हैं, जिन खबरों का उन्हें सत्यापन करना पड़ता है, और इसलिए लगातार उनकी छवि विवादित होती जा रही है, भाजपा का संगठन उनका साथ नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह बहुत सारे इल्जाम लगाए थे अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लाल कृष्ण आडवाणी के सामने खड़े होकर उमा भारती ने। अगर आपको याद होगा राष्ट्रकारिणी की बैठक का वो मंजर। अब जाहिराना तौर से भारतीय जनता पार्टी जैसी वो पार्टी जो अनुशासन नाम की माला रटती रहती है, वहां अगर कोई नेता पार्टी के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी के समक्ष सबके सामने खड़े होकर इस कदर अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा करेगा, तो इसे घोर अनुशासनहीनता ही मानी जाएगी, जो मानी गई। और आगे चल के इसी अनुशासनहीनता के चलते उमा को पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। और अब ये बताने वाली बात तो है नहीं कि उमा के उस निष्कासन से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की नंबर 2 पहत की वही कोठरी, जिसकी आंखों में उमा का बढ़ता सियासी रसूख एक लंबे अरसे से लगातार खटक रहा था। मगर इस D4 बिरादरी में भी सुषमा स्वराज की निगाहों में उमा की यह खटकन जरा ज्यादा ही थी, क्योंकि एक तो 2 औरतों की दुश्मनी की अपनी रंगत तो होती ही है, इसके सिवा अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तवारीख पर एक दफा गौर करेंगे तो पाएंगे कि वहां ज्यादा महिला नेताएं आपको नजर आती नहीं हैं। इसीलिए सुषमा स्वराज जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के भीतर आई थी, अपनी कुशल वक्ता शैली के चलते लगातार भारतीय जनता पार्टी की महिला बिरादरी की सबसे बड़ी हस्ती के तौर पे जानी पहचानी जा रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ उमा भारती थी जिनका सियासी चार्म, सियासी करिश्मा सुषमा के सियासी करिश्मे को टक्कर देता था भारतीय जनता पार्टी के भीतर। यही वजह थी कि कहीं ना कहीं सुषमा की आंखों में उमा के लिए खटकन जरा ज्यादा थी। और यही वजह थी कि जब वर्ष 2011 में गडकरी ने उमा को लगभग 5-6 बरस के वनवास के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी के भीतर लाने का फैसला सबको सुनाया, तो उस फैसले के खिलाफ बुलंद होने वाली सबसे बड़ी आवाज बनकर सुषमा ही उभरी थी। वो बात और है कि उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अलग ही मूड में था, अलग ही टशन में था, अलग ही स्वैग में था। 2009 की चुनावी पराजय से परेशान संघ उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के जोल्ट्स को नए सिरे से हिंदुत्व के नटबोल्ट से कसने में जुटा हुआ था। नए सिरे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की एक फौज तैयार कर रहा था भारतीय जनता पार्टी में भेजने की खातिर, और इन तमाम मसलातों के बीच किसी भी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहता था। इसीलिए जब उस दिन गडकरी ने भागवत से सुषमा स्वराज के इस इस्तीफे वाले प्रकरण के बारे में सारी बातें बताई, तो भागवत ने गडकरी से 2 टूक लहजे में कहा, दिल्ली जाइए और सबको इत्तला कर दीजिए, जिस जिस को इस्तीफा देना हो वो अपना इस्तीफा लिख के केशव भवन पहुंचा दे, मैं उसे भेज रहा हूं, उसका जाना नहीं टलने वाला है। जाहिराना तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतने कड़े तेवरों का अंदाजा सुषमा को भी नहीं था,
तो जब सुषमा को केशव भवन के इन कड़े तेवरों के बारे में इल्हाम हुआ तो सुषमा ने मौके की नजाकत भांप अपने तेवर ठंडे कर लिए। सुषमा सियासत की उन महीन तहों को बड़ी बेहतरी से भांपती थी, समय की मर्यादा समझती थी कि कब नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखनी है और कब मौन साधना है। ऐसा ही तो उन्होंने मोदी के साथ किया था, वरना मोदी और सुषमा की अदावत के कितने किस्से हैं। वो बात याद है ना आपको, वो डायलॉग सुषमा जब भड़क कर 7 अशोक रोड दफ्तर में बोल रही थी कि यहां सबको मोदी बनना है, सबका दिमाग खराब हो गया है। और अब कितने किस्से हैं सुषमा और मोदी की अदावत के। आपको ना मालूम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें आदेश करें, हम मोदी और सुषमा की अदावत की वो कहानी भी लेकर आएंगे, जहां एक ज़माने में सुषमा स्वराज से बड़ा मोदी का शत्रु कोई नहीं था, और फिर एक ज़माने में वो दास्तान भी हम सबको देखने को मिली ही आगे चल के कि किस कदर सुषमा और मोदी ने जुगलबंदी से काम किया, वो बातें। और फिलहाल आज की एक कहानी तो सुषमा और उमा की थी, जिस कहानी से आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि सुषमा को उमा से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं था। ये महज सियासत का एक कटु सत्य है कि यहाँ ऊपर उठने के लिए एक दूसरे को पीछे करना ही पड़ता है। तो वो एक सियासी प्रतिद्वंदिता थी जिसके चलते सुषमा उमा को भारतीय जनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी एक वक्त में, ये सत्य है।